हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने ओनली 4 to 5 मंथ्स प्रिपरेशन करके 2025 में जितना भी बैंकिंग एग्जाम मैंने दिया था उनका प्रीलिम्स इजीली मैंने क्रैक कर पाया, वो भी अच्छा खासा मार्क्स से, ताकि जो भी न्यू एस्पिरेंट है या फिर जिनका एक दो अटैम्प्ट हो चुका है लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है उनको स्ट्रेटेजी मिल जाए, ताकि वो भी मतलब कुछ स्मार्ट प्रिपेयर करके इजीली बैंकिंग प्रीलिम्स क्लियर कर सके, ताकि मेंस उनको अच्छे से मतलब मेंस देने का कम से कम चांस भी तो मिले। तो मेंस का स्ट्रेटेजी भी मैं किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा ताकि मेंस भी उसका उनका क्लियर हो जाए, लेकिन सबसे पहले तो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगा। देखो, मैं यहाँ पे सब कुछ मेरा जो भी प्रूफ है सब कुछ मैं दूंगा ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो भाई देखो, ट्रस्ट जो लोग नहीं करेंगे तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जिनको ट्रस्ट करना है मैं उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं अपना स्कोर दिखा देता हूँ आप लोगों को किसी का। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने IBPS PO नहीं दिया, SBI PO SBI क्लर्क नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि SBI के बारे में बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और मेरा कुछ दूसरा प्लान है, ताकि मैं जॉब में जाने के बाद फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज का बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है और मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करूँगा। तो इसी वीडियो में मैं अब ओनली मैंने जितना एग्जाम दिया उनका शेयर करूँगा। मैंने IBPS PO भी नहीं दिया, क्योंकि उनको उसमें जाके भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा फर्दर प्रिपरेशन करने का। तो मैंने बस IBPS क्लर्क दिया, RRB क्लर्क दिया, RRB PO दिया, और उसके साथ साथ NISL उसका भी दिया। तो उसका भी प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, मेरा मॉक स्कोर्स भी शेयर करूँगा कि पहले पहले मेरा भी कितना आता था और मैं कब से मॉक दे रहा हूँ उसका भी शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले मैं अपना IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 92.5 है। देखो, मैं प्रिपरेशन जून का लास्ट से शायद स्टार्ट किया था। जून का लास्ट 1 वीक में मैंने शायद 2-3 मॉक्स दिया था, और जुलाई से मैंने थोड़ा थोड़ा ठीक से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। ठीक है, तो जुलाई अगस्त बस 2 मंथ हुआ था। एंड सितंबर में आप लोगों को पता है NISL का प्रीलिम्स हुआ था सितंबर 14 को, उसका भी क्लियर हुआ। फिर अक्टूबर 4 या 5 को ये IBPS क्लर्क का था। फिर फिर नवंबर का लास्ट में IBPS क्लर्क का मेंस था और RRB PO प्रीलिम्स भी था। तो यहाँ पे आप लोग मतलब मंथ काउंट कर सकते हो कि 4 to 5 मंथ ही मेरा प्रिपरेशन हुआ था। ऑल्दो मेरा फास्ट प्रीलिम्स का टाइम मेरा तो 2 मंथ से प्रिपरेशन हुआ था बस, लेकिन कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करते। देखो, IBPS क्लर्क में मेरा स्कोर देख सकते हो 92.50, एंड ये मेरा फास्ट अटैम्प्ट है। बहुत सारे लोगों का 2-3 ईयर प्रिपरेशन करने के बाद भी इतने स्कोर नहीं आता। ये स्कोर से मैं किसी भी स्टेट का मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता है इस बार का। ठीक है, अभी मैं RRB PO का दिखाता हूँ आप लोगों को। RRB PO में देख सकते हो आप, मेरा रीजनिंग का स्कोर 39 आउट ऑफ 40 है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मेरा स्कोर 65.50 है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा स्कोर है, वो भी फास्ट अटैम्प्ट में। फिर मैं अपना NISL का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा NISL का भी प्री क्लियर हुआ था। देन मैं आप लोगों को RRB क्लर्क का स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे 74.50 आप लोग स्कोर देख सकते हो। ऑल्दो मैंने पूरा 80 आउट ऑफ 80 किया था, और नॉर्मलाइजेशन के कारण से ये स्कोर मतलब डाउन हुआ है, लेकिन मैंने 80 आउट ऑफ 80 किया था। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मेरा मॉक, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा मॉक्स का स्कोर दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको ट्रस्ट कर पाओ। देखो, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मेरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1, ये मैंने फास्ट मॉक दिया था अक्टूबर 15 को, शायद आप लोग देख सकते हो, अक्टूबर 15 2025 को। इसका मैं स्कोर दिखाता हूँ आप लोगों को 39.5 आउट ऑफ 80। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को 44.75। फिर यहाँ पे अच्छा, ये तो दिखा दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हो 40 आउट ऑफ 80। तो मेरा भी स्कोर इतना अच्छा नहीं आता था। देखो, 37.75 आउट ऑफ 80, मतलब मेरा भी स्कोर पहले तो जब मैं टेक्स्ट बुक में देना स्टार्ट किया था सबसे पहले, तब तो मेरा स्कोर बहुत गंदा आता था भाई, 25-30 आता था। ऑल्दो मेरा टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी अगर दिखाना चाहूँगा तो फिर से मेरा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और अभी मेरा सब्सक्रिप्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी बैंकिंग का प्रिपरेशन और नहीं करूँगा। तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा, नहीं तो मैं दिखा देता। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरा भी सिचुएशन आप लोगों के जैसा था। सबसे देखो, मैं ऑनेस्ट होकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ऑल्दो कुछ लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो उन लोगों को छोड़ो यार, जो भी ट्रस्ट करे उनको दिखाना है बस। तो मैंने भी टॉपर होकर स्टार्ट नहीं किया था। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब मेरा स्कोर 25 आउट ऑफ 80 आता था IBPS RRB PO में। ठीक है, और मेरा जो IBPS क्लार्क है उसमें 55-60 आता था, मुझे अभी भी याद है। और रीजनिंग वाज मेरा वेरी स्लो था, मेरा रीजनिंग में इतना अच्छा स्कोर नहीं आता था। मैं एक पाजल करता था तो 15-20 मिनट लगा देता था एक पाजल में,
और मैथ्स मेरा एवरेज था पहले से, क्योंकि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड है। तो मैथ्स का बेसिक मुझे पहले से नहीं करना पड़ा, मुझे सिलेबस कंप्लीट करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि बैंकिंग में जो भी क्वांट्स का सेक्शन आता है उसमें बस अरिथमेटिक आता है। और अरिथमेटिक ये जो आता है हम लोगों ने 6-7 क्लास 10 तक शायद क्लास 10 तक, हाँ क्लास 10 तक सबका सिलेबस में ये होता है। तो मैं स्कूल टाइम में मैथ्स में अच्छा था, तो मुझे बेसिक से करना नहीं पड़ा, मुझे बस प्रैक्टिस करना था और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है उसको देखना था। रीजनिंग स्लो था मेरा, इंग्लिश मेरा इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था, मतलब ओके ओके था, ठीक है। इंग्लिश में मैं मतलब जब सिविल सर्विसेज का थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था 1 साल के करीब, उसमें मैंने एडिटोरियल वगैरह पढ़ता था, तो उसी से मेरा ओके ओके हो जाता था। इंग्लिश का एक वीडियो भी है, चाहे तो आप लोग देख सकते हो मेरा चैनल पे। तो मेरे पास बस 5 मंथ्स का प्रिपरेशन था। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था इस बार 2025 को, मई और जून पे हुआ था ये दोनों एग्ज़ाम। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं होता, मतलब पूरा मतलब बाउंड्री में था मैं, ठीक है, कि काट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं ऐसे था। तो फास्ट तो यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें नहीं हुआ मेरा, शायद 70 या फिर 75 के करीब स्कोर था, ऑल्दो मैं ओबीसी से था, फिर भी नहीं हुआ। और मेरा एपीएससी स्टेट पीएससी में इसी 70 के ऊपर ही स्कोर था, लेकिन प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मुझे तब लगा था कि ये एग्ज़ाम का कोई तो भरोसा नहीं है अभी, मतलब। तो फिर मैंने आरआरबी पीओ का प्रिपरेशन, मैंने माइंड पे इसे लगा था मुझे कि इस बार मैं आरआरबी पीओ अच्छे से दूंगा। आरआरबी पीओ हो जाने के बाद मैं अच्छे से स्टेट पीएससी या यूपीएससी के प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं कभी भी दूसरे अटेम्प्ट के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि इस बार ही करना है मुझे आरआरबी पीओ, ताकि देखो सिविल सर्विसेज में ठीक है 2 साल 3 साल प्रिपरेशन कर सकूँ तो ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब एक बैंकिंग एग्जाम के लिए मुझे इतना टाइम देना कि 2 साल में दूसरा अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट दूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने सोचा था कि इस बार ही क्लियर करूँगा, और मेरा ऐसे हो भी रहा है। अभी देखते हैं, फाइनल रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया, लेकिन स्कोर तो अच्छा खासा है। तो देखो, सो इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग एवरीथिंग रैंडमली आई फॉलोड वन रूल। मैंने क्या रूल फॉलो किया, देखो, स्मार्ट प्रिपरेशन बीट्स लॉन्ग प्रिपरेशन। जो भी लॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे अच्छा है कि स्मार्ट प्रिपरेशन करो। देखो, लॉन्ग प्रिपरेशन बहुत लोग करते हैं, ठीक है, मतलब करना तो चाहिए, लेकिन मैंने स्मार्ट प्रिपरेशन करा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे बस एग्जाम क्लियर करना था। उतना अच्छा मुझे क्वांट्स में रीजनिंग में नहीं बनना था। अभी मैं अगर मॉक में अगर मेरा 30 आउट ऑफ 80 आता है ना, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम मैंने इतना स्पीड मतलब गेन किया था ताकि मुझे एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, देखो, ये जो गेम है इसको अंडरस्टैंड मतलब समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, देखो, एग्जाम को एनालाइज करो, तो ताकि क्या होता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और मॉक में किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है। कभी कभी मॉक में बहुत हार्ड होता है, जिनको करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग अगर एग्जाम इजी दे रहे हो, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये इतना टफ नहीं होता है। देखो, कोई लोग आके कमेंट भी करेंगे कि मैंने एसबीआई पीओ देखना था, आईबीपीएस पीओ देखना था, मेरा शायद क्लियर नहीं होता। तो मैं उनको बता दूं कि अगर मैं 4 to 5 मंथ्स के प्रिपरेशन पे ये एग्जाम्स क्लियर कर पाया अच्छा खासा मार्क्स से, तो मैं अगर 1 साल का प्रिपरेशन अच्छे से लेता तो एसबीआई पीओ भी मैं क्लियर कर पाता, आईबीपीएस पीओ भी मैं क्लियर कर पाता, क्योंकि मुझे खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अभी देखो, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले चेक करना चाहिए। एसबीआई का देखो, आईबीपीएस का देखो, रीजनल रूरल बैंक का देखो। प्रीवियस ईयर पेपर डायरेक्ट नहीं देता है बैंक, तो आप लोगों को मेमोरी बेस्ड पेपर्स सर्च करना है यूट्यूब पे और आप लोगों को देखना है। अभी देखो, सबसे पहले क्या रियलाइज़ किया था मैंने कि प्रीलिम्स नॉलेज के बारे में नहीं है, प्रीलिम्स में इतना नॉलेज जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स में बस आप लोगों को स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। देखो, स्पीड पहले ही नहीं आ जाएगा, आप लोगों की स्टार्ट करोगे तभी स्पीड आ जाएगा, नहीं, लेकिन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से अगर आप लोग एक्यूरेसी रखते चलोगे कि मैं लॉटरी नहीं मारूंगा, मैं कोई भी तुक्का नहीं मारूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, जो आंसर मिले चाहे 10 मिनट 20 मिनट एक क्वेश्चन पे लग जाए, लेकिन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो एक्यूरेसी पहले लाने का ट्राई करना, फिर स्पीड धीरे धीरे जरूर आएगा। मेरा आया है भाई, मैं पहले 25-20 स्कोर करता था आउट ऑफ 80 आरआरबी पीओ में, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने 65 भी मॉक में लाया था। एग्जाम के 1 वीक या फिर 1 डे 2 डे पहले मैंने 65 भी लिया था। और अक्टूबर 15 का जो मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने मॉक दिया तब 37-40 आया, तब एग्जाम के पहले बस 1 मंथ था, और मुझे ऐसे 1 मंथ पहले भी मेरा इतना खराब स्कोर आता था। आप लोगों ने खुद देखा, ठीक है। तो एक्यूरेसी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बाद में धीरे धीरे आएगा, जरूर आएगा, लेकिन आप लोगों को स्पीड कैसे लाना है ये भी बताऊंगा। अभी देखो, मेरा डेली रूटीन क्या होता था, मैं बस 6 to 7 आवर्स पढ़ पाता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब पे हूँ, जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बताया। तो मैं सुबह 3 to 4 आवर्स पढ़ता था और रात में 2 to 3 आवर्स पढ़ता था। तो 12 घंटा पढ़ना भी ज़रूरत नहीं है कि 5 मंथ पे प्रिपरेशन करना है तो 12 घंटा पढ़ना है, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं बताऊंगा कि जरूर 12 घंटा पढ़ना। देखो, मेंस के टाइम में मैंने 1 मंथ का अर्न लीव लिया था, उसी में मैं 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं
पढ़ा करता था, ठीक है, क्योंकि मेरा पहले से मेंस का प्रिपरेशन भी नहीं है, मैंने बस प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया था, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ही मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो देखो मेरा शेड्यूल बहुत ईजी था। सुबह में क्या करता था, क्वांट प्रैक्टिस, रीजनिंग सेट्स प्रैक्टिस करता था, मैं बस प्रैक्टिस करता था, क्योंकि एक दो वीडियो देखने के बाद मेरा मतलब ऐसे समझ में आ जाता था कि सिलोगिज्म कैसे होता है, इनइक्वालिटीज कैसे होता है। ज़्यादा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना हार्ड कोई टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो ईजी है, लेकिन आप लोगों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा पहला पहला। और जो भी पाजल है, पाजल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखो समझना होगा कि पाजल कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा। आप लोग कोई भी टीचर्स फॉलो कर सकते हो। मैंने आर्ट ऑफ रीजनिंग बेसिकली रीजनिंग के लिए फॉलो किया था, क्योंकि सर क्या करते थे, देखो सर कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगाते थे, सर बेसिक से कराते। तो सर का कुछ भी वीडियो देखो, मतलब मेंस का या फिर प्रीलिम्स का कोई भी वीडियो देखो, सर बेसिक से कराते हैं और एग्जाम तक सर का बेसिक से ही काम आता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक से ही करोगे तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को धीरे धीरे स्पीड आएगा, पहले स्पीड नहीं आएगा। तो रीजनिंग बेस मैं प्रैक्टिस करता था, क्वांट्स प्रैक्टिस करता था, मतलब मॉक टेस्ट भी देता था, साथ में यूट्यूब से भी कुछ प्रैक्टिस करता था। और रात में क्या करता था, देखो इंग्लिश देखता था, इंग्लिश का मैं सिर्फ मॉक टेस्ट देता था। इंग्लिश का मुझे कोई अलग से पढ़ने का कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं इंग्लिश का बस मॉक टेस्ट देता था। और नाइट में मैं क्या करता था, मॉक एनालाइज करता था। देखो मॉक एनालाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑनेस्टली एक बात बताओ आप लोगों को, मॉक एनालाइज हेल्प मी मोर देन स्टार्टिंग थ्योरी। मतलब क्या है कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक मॉक को करोगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं हुआ या फिर जिसका भी टाइम ज़्यादा लगा उसको भी देखो, जो ठीक हुआ उसको भी देखो, ताकि एनालाइज करते टाइम आप लोग आंसर देख के ये समझ पाओ कि कैसे यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म में कैसे उसको किया था। ताकि कभी कभी क्या होता है, हम हार्ड तरीक़ा से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन उसका बहुत ही ईजी कोई सोल्यूशन होता है जिससे इजीली कर सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना। देखो सब्जेक्ट वाइज मैं स्ट्रेटेजी बताऊँ, क्वांट स्ट्रेटेजी क्या है, मैं इतना ज़्यादा मतलब हार्ड टॉपिक करूँ, मास्टर हो जाऊँ उसमें, ये सब मैंने नहीं सोचा था। मुझे बस सिंप्लीफिकेशन, देखो सिंप्लीफिकेशन का स्पीड लाना है, तो आप लोगों को डेली डीआई प्रैक्टिस करना है। डीआई प्रैक्टिस करोगे, उसमें क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन का भी स्पीड आएगा, साथ में जो डीआई का भी स्पीड आएगा। कैसे, देखो डीआई में आप लोगों को पता है कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का डीआई इतना हार्ड नहीं आता है, ट्रेडिशनल डीआई ही आता है, जिसमें इतना हार्ड नहीं कुछ नहीं है, बस आप लोगों को कैलकुलेशन स्पीड चाहिए। तो उसमें कैलकुलेशन स्पीड डीआई करोगे, सिंप्लीफिकेशन भी आ जाएगा, डीआई भी आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन का स्पीड डेली करो, डेली कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करो, कुछ डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करो। नंबर सीरीज क्या था, देखो नंबर सीरीज में मैं हमेशा 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करता था, रॉन्ग नंबर का भी करता था और मिसिंग नंबर का भी करता था। तो ये अगर आप लोग मॉक दोगे उसमें मिल जाएगा। तो नंबर सीरीज उसमें क्लियर करना है। देखो नंबर सीरीज करने के बाद कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी देखना है कि नया तरीका क्या है, ताकि जितना भी आप लोग करोगे ना नंबर सीरीज, तब आप लोगों को नया नया तरीका मिलेगा कि किसी में प्लस हुआ, किसी में प्राइम सीरीज चला, किसी में प्राइम सीरीज से प्लस हुआ, तो किसी में प्राइम सीरीज का स्क्वायर्स चला, क्यूब्स चला, ये भी सब आप लोगों को पता चलेगा। तभी आप लोग क्या करोगे, नंबर सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करो। एथमेटिक का देखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या, SICI, टाइम एंड वर्क, एथमेटिक का सभी टाइप का जो भी क्वेश्चन है मुझे ऑलरेडी आता था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में आप लोगों को जैसे बताया मैथ्स में, क्वांट्स में मैं अच्छा था। तो मुझे एथमेटिक का सिलेबस मतलब बेसिक आता था, लेकिन मेरे स्पीड बहुत स्लो था भाई, बहुत स्लो था। मतलब मैं यूट्यूब पर जब पहले लाइव वीडियो कभी कभी देखता था, तो लोग भाई 20 सेकंड 30 सेकंड में आंसर दे रहे, और मैं ये क्वेश्चन करते करते 3 मिनट लगा देता था। तो क्या करता था मैं, ऐसे नहीं है कि 20 मिनट 30 सेकंड 30 सेकंड में नहीं हुआ तो मैं क्वेश्चन को स्किप करता था, नहीं, मैं लाइव वीडियो होता था, फिर भी मैं उसको स्टॉप करता था और फिर मैं सोल्यूशन सॉल्व करता था, फिर मैं फिर से चालू करता था, ताकि एक वीडियो अगर 1 घंटे का हो, उसको 3 घंटे में भी हो जाए तो सही है। लेकिन मुझे क्वेश्चन सब सॉल्व करना है। उसके साथ सार का भी, जो भी सार को फॉलो करता था उसके सार का भी मैं सोल्यूशन देखता था, ताकि सार का सोल्यूशन देख के सार का भी स्ट्रेटेजी पता चले, ताकि मेरा टाइम स्लो हो। और देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन एथमेटिक का सॉल्व कर रहे हो यूट्यूब वीडियो देख के, तो खुद से करने के बाद अगर जो क्वेश्चन हो जाए उसके बाद भी सार का सोल्यूशन देखो, ताकि सार कोई अगर नया तरीका यूज़ कर रहे हो, वो तरीका अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो उसको तरीका से फॉलो करो, ताकि कम टाइम में हो जाए, ठीक है। देखो ये टॉपिक्स अगर आप लोग करोगे तो उसी में से डीआई को ऐड करेंगे, तो उसी में से 70 to 80% प्रीलिम्स का क्वांट्स का हो जाएगा, ताकि आप, और इसी से आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने डेली 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया क्वांट्स का, एथमेटिक और सिंप्लीफिकेशन डीआई को लेके। 100 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं मॉक बहुत दिया करता था। कुछ लोग हैं आप लोग बताएंगे कि 2 मॉक से ज़्यादा मत दो, आप लोग का ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, तो ये बात बहुत गलत है भाई। मैंने ओनली मॉक टेस्ट दिया है। देखो मेरा किसी हिंदी प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो
कोई लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर भी यार उड़ाने दो उनको, ठीक है। अभी देखो रीजनिंग का स्ट्रेटेजी बताता हूँ। रीजनिंग का क्या है, देखो ये सेक्शन जो है ना रीजनिंग, पहले मुझे कुछ नहीं आता था इसका। क्वांट्स तो ऑल्दो मैंने आता था, मुझे आता था, लेकिन रीजनिंग का मुझे कुछ नहीं आता था। फिर भी रीजनिंग में मैंने क्या किया, पहले 20 पजल्स करने का ट्राई किया, 20 सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड इनइक्वालिटी सिलोगिज्म करता था। देखो सीटिंग अरेंजमेंट और पाजल दोनों को मैं एक ही समझता था। पहले मैं ऐसे था कि दोनों को पाजल ही, मुझे लगता था कि दोनों पाजल ही है, ठीक है। मैं पाजल करके दोनों को एक साथ करता था, ठीक है। और इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म दोनों करता था। और साथ में रीजनिंग में क्या है, आप लोगों को मिसलेनियस भी एक दो टॉपिक, जो भी मिसलेनियस का टॉपिक्स है, जैसे कि इनइक्वालिटी सिलोगिज्म और साथ में जो भी टॉपिक्स है उनका एक वीडियो से पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लेना है, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ज़्यादा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, उसमें 2-3 वीडियो में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और सीटिंग अरेंजमेंट पाजल पहले वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद सॉल्व करो, फिर आप लोग खुद से करो। पहले टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, 10 to 15 मिनट 20 मिनट एक क्वेश्चन में करने में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम 2 to 3 मिनट्स हो जाएगा। देखना मेरे बात, मतलब देखो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग कंसेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। कंसिस्टेंसी मैजिक है भाई, मैजिक है। डेली बस क्वेश्चन सॉल्व किया करो। देखो 1 वीक अगर आप लोग गैप ले लेते हो ना, तो आप लोगों का स्पीड इतना से इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मैं सही से बता रहा हूँ। अभी अगर मैं मॉक टेस्ट दूँ, मेरा स्कोर बहुत गंदा आएगा। तो इंग्लिश का क्या ही स्ट्रेटेजी बताऊँ, मैं इंग्लिश का इतना बुक्स वगैरह कोई भी फॉलो नहीं किया था। मैं बस एडिटोरियल पढ़ता था और एक मॉक टेस्ट लगा लेता था, इसमें ये सब कवर हो जाता था, ठीक है। वोकेबुलरी मेरा थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, मतलब एडिटोरियल से इतना अच्छा भी नहीं था। अभी मॉक टेस्ट का क्या बताऊँ, देखो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट था। मैं मॉक टेस्ट के अलावा किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करता था। मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, लेकिन वो भी बहुत कम देखता था। मैं शायद दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो देखता था। और ऐसे नहीं है कि मैं एक टीचर को फॉलो कर रहा हूँ। बहुत लोग बताएंगे भाई एक ही टीचर को फॉलो करो, नहीं, मैं ऐसे नहीं करता था। मुझे जो भी सारा अच्छा लगे, जब भी जो वीडियो आ जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखता था। हर्षल सर का देखता था, फिर कैरियर डिफाइनर सर का देखता था, और भी बहुत सारे सर्स को मैंने फॉलो किया था। 1-2 वीडियो जो भी आ जाए देखता था, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सभी सर अलग अलग तरीके से कर रहे, ऐसे नहीं है। सभी सर देखना आप लोग एक ही तरीके से कर रहे हैं, कभी कभी किसी दूसरा तरीका फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर न्यू टीचर को देखोगे तो कोई ऐसा न्यू तरीका आप लोगों को समझ में आता है जो पिछला टीचर से समझ में नहीं आ रहा था। तो इसी से भी फ़ायदा हुआ मेरे को। और मैंने 40+ मॉक दिया, गाइडली में शायद 20 के करीब, और टेक्स्ट बुक में और भी ज़्यादा होगा। मैं 40+ यहाँ पे लिखा, शायद 50 से भी ज़्यादा होगा। मैंने मॉक टेस्ट दिया, अभी काउंट नहीं किया, लेकिन मॉक टेस्ट मैंने बहुत दिया करता था। अभी देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आई स्पेंड मोर टाइम एनालाइजिंग देन गिविंग टेस्ट। मतलब टेक्स्ट तो देता था मैं, 4 to 5 मॉक टेस्ट मैंने प्रीलिम्स के टाइम दिया था डेली, कभी कभी 6-7 भी दे देता था। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग एनालाइज करो जब प्री का टाइम आ जाए। लेकिन मतलब प्री का समझो, प्री आप लोगों को 10 जुलाई है, और 1 जुलाई से मतलब 10 डेज पहले से आप लोग सिर्फ मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो। तो अब एनालाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले अभी से आप लोग ज़्यादा एनालाइज करो, ठीक है। अभी एनालाइज करने का टाइम है। और देखो मैं एनालाइज करते टाइम ये फोकस करता था कि ये गलत होने का कारण क्या है, टाइम मैं कहाँ वेस्ट किया, और मैं कोई भी गैस मिस्टेक्स मतलब गैस तो नहीं किया। तो मैं ऑल्दो गैस नहीं करता था, मेरा एक्यूरेसी अच्छा है। मैं कभी आप लोगों को कभी दूसरे दिन मेरा जो भी मॉक्स मैंने दिया था उसको फुल्ली एनालाइज करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ऐसे करके मेरा मार्क इंप्रूव हुआ था सबसे। और लास्ट स्टेप जो है, मैं आप लोगों को बताता हूँ मिस्टेक्स जो मैंने नहीं किया था। देखो कोई भी रैंडम बुक्स मैंने फॉलो नहीं किया था, और ऐसे नहीं कि 10 रिसोर्सेज मैं फॉलो कर रहा हूँ, नहीं। मैं बस गाइडली और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दिया करता था। पहले टेक्स्ट बुक का दिया, फिर गाइडली का दिया। और मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता था। पहले जब मेरा 20 आउट ऑफ 80 आता है, 25 आउट ऑफ 80 आया था आरआरबी पीओ का मॉक में, तब भी मैं किसी से कंपेयर नहीं करता था। मैं बस खुद का, मुझे पता है कि पहले अभी टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा एक्यूरेसी सही है, धीरे धीरे मेरा टाइम स्लो होते जाएगा। तो मॉक्स को स्किप मत करो, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर्स और किसी भी सोर्स को फॉलो करने से पहले सबसे ज़्यादा आप लोग मॉक्स दिया करो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करो और डेली रिवाइज करो, ठीक है। और मेरा रिजल्ट तो आप लोगों को बताए, अभी फाइनल रिजल्ट आ रहा सबका बाकी है। सबका प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। उसमें भी शायद सबका क्लियर हो जाए, और शायद 1-2 क्लियर ना हो। सबसे पहले देखो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।